बच्चों, स्वागत है आपका। अध्याय 6 सजीव की संरचना हम ले रहे थे। पिछली कक्षा में हमने छोड़ा था हमारा टॉपिक जंतु कोशिका के नामांकित चित्र के साथ। जंतु कोशिका को आपने जाना, किस प्रकार उसमें सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली या कोशिका कला का बना होता है, मध्य में केंद्रक उपस्थित होता है, अंतःपद्रवी जालिका या अंतर्द्रवीय जालिका गोल्जिकाय, तौरककाय और इसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम कुछ ऐसे अंगक हैं जो हमने देखे जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। चलिए आज हमें जानना है में जो कोशिका पाई जाती है पादप कोशिका, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, क्या वो बिल्कुल हमारी जंतु कोशिका के समान है या हमें उसमें कुछ अंतर दिखाई देता है। तो जानेंगे हम पहले चित्र को। साथ ही साथ आप बनाने का अभ्यास करें बच्चों। चित्रों को भी बनाने में हमें पारंगत होना है। कुछ एक इस प्रकार की इसकी बाह्य संरचना है। आप रेखा थोड़ी सीधी कर सकते हैं, स्केल की सहायता से बना सकते हैं आप। इस प्रकार का बच्चों एक आयताकार हमें खांचा खींचना है और उसके बाद बाहर एक और इसकी बाउंड्री है, एक और रेखा इसके बाहर है। अंदर वाली जो बाउंड्री है, अंदर वाली जो रेखा है वो है आपकी कोशिका झिल्ली, जो कि आप देखेंगे जंतु कोशिका वाला चित्र आपके पास बना हुआ होगा, जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। अब अंतर शुरू हो जाता है बच्चों। जंतु कोशिका में जहां कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी आवरण है, वहीं पर ही इस पादप कोशिका में एक और झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कोशिका झिल्ली नहीं कहते और उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। एक दीवार सी और पाई जाती है कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ, जिसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए दूसरा अंतर जो हमें नजर आता है बच्चों, वो अंतर हमें नजर आता है केंद्रक की स्थिति में। जहां हमने जंतु कोशिका में केंद्रक जो है वो बिल्कुल मध्य में बनाया था, यहां हम उस केंद्रक को थोड़ा खिसका के बना रहे हैं। जंतु कोशिका में केंद्रक की स्थिति थी बिल्कुल मध्य में, जबकि यहाँ ये केंद्रक जो है वो कुछ खिसक गया है किनारे पर। क्यों होता है ये, इसको भी जानिए। यहाँ कुछ इस प्रकार की बच्चों बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं, ये हैं आपकी रिक्तिका। अब दूसरा अंतर यहाँ आप देख रहे हैं। पहला अंतर कोशिका भित्ति का हो गया। ये साथ ही साथ हम अंतर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम जंतु और पादप कोशिका का अंतर लेंगे। सबसे पहला अंतर हमने कोशिका भित्ति का ले लिया, जो कि जंतु कोशिका में नहीं थी लेकिन पादप कोशिका में हमें दिखाई दे रही है। दूसरा अंतर हमने आपको बताया, केंद्रक जो जंतु कोशिका में बिल्कुल मध्य में था, ये केंद्रक जो है वो किनारे की तरफ खिसक चुका है। तीसरी बात हम आपसे कह रहे हैं, जहां रिक्तिका छोटी छोटी थी जंतु कोशिका में, वहीं आप देखिए इसमें काफी बड़े आकार की रिक्तिकाएं हैं जो लगभग पूरी कोशिका को घेरने का प्रयास कर रही हैं, और इसी वजह से ये जो केंद्रक है इसको धक्का लगाया जाता है और ये किनारे की तरफ आ जाता है। केंद्रक में वही संरचनाएं हैं। ये आपका हो गया केंद्रक झिल्ली, ये आपके केंद्रक झिल्ली के बीच में केंद्रकीय छिद्र, ये छोटी गोलाकार संरचना जिसे हम केंद्रिक या केंद्रिका, एक ही नाम है,
केंद्रिक या केंद्रिका, केंद्रक द्रव इसके अंदर उपस्थित होता है और इस प्रकार यही वो क्रोमेटिन जाल। इसकी संरचना बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने जंतु कोशिका में देखी थी। वही केंद्रक झिल्ली, वही केंद्रक द्रव, केंद्रकीय छिद्र, केंद्रिक या केंद्रिका और केंद्रक द्रव्य तथा क्रोमेटिन जाल। इसके साथ ही साथ आप देखिए जो अन्य कोशिकांग थे बच्चों, जैसे ये संरचना थी कुछ हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। ये बिल्कुल जंतु कोशिका के समान ही इसमें भी उपस्थित होती है। वहीं यदि हम इसकी बात करें, ये छोटी गोलाकार संरचना लाइसोसोम, यहां आप ये ध्यान कीजिए, ये संरचना क्या थी जिस पर ये हमने बिंदुवत संरचना भी बनाई थी बच्चों। जंतु कोशिका में चित्र में बना हुआ है आपके पास अंतर्द्रवी जालिका, लेकिन ये कैसी है? चूंकि इसमें ये काले राइबोसोम को प्रदर्शित कर रहे हैं बिंदु, इसलिए ये है हमारी दानेदार अंतर्द्रवी जालिका। यहां ये उपस्थिति है आपकी राइबोसोम, काले बिंदु जो आपको अंतर्द्रवी जालिका पे नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चों ये जो है ये आपकी अंतर्द्रवी जालिका, लेकिन इसमें हमें राइबोसोम नजर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये कहलाएगी चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। पूरी कोशिका में वही जंतु कोशिका के समान ही द्रव भरा रहता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, और सारे अंगक जो हैं वो इसी में ही उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य। एक अलग अंगक की बात अब करने जा रहे हैं बच्चों हम, जो केवल पादप कोशिका का ही गुण है, जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। ये इस प्रकार की संरचना जो दिखाई देने पर अभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया जैसी दिखाई दे रही है बच्चों, ये है हमारा प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक। ये हमारी पादप कोशिका का लक्षण है, हरित लवक उपस्थित होता है। इसी प्रकार यहाँ केंद्रक के समीप तश्तरीनुमा संरचना, जिसे हम गोल्जी काय कहते हैं, वो उपस्थित होता है। बना लें बच्चों इस चित्र को आप दोबारा से एक बार बनाते बनाते आप ध्यान दें। सबसे बाहरी आवरण बच्चों बनाया है हमने कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ जो परत है वो कहला रही है हमारी कोशिका झिल्ली। उसके बाद पूरी कोशिका के अंदर एक द्रव भरा हुआ है जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के बाद जो अंदर की तरफ अंगक हैं उनकी एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे बड़ी बड़ी ये जो हमें संरचना दिखाई दे रही है वो है हमारी रिक्तिका। रिक्तिका के बाद आप देखिए एक संरचना नजर आ रही है हमें यहाँ हरित लवक, जो पौधों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक का काम करता है, गोल्जी काय। और केंद्रक जो है वो किनारे की तरफ खिसक चुका है। केंद्रक के अंदर वही सारी संरचनाएं हैं, क्रोमेटिन जाल, केंद्रिक, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक से ही लगा हुआ अंतर्द्रवी जालिका, दो प्रकार की, चिकनी और दानेदार।
दानेदार पे राइबोसोम की उपस्थिति, इसी प्रकार लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये कुछ कोशिकांग हैं जो हमारी पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अब आपके सामने बच्चों दोनों कोशिकाओं के चित्र बिल्कुल आ गए हैं। दोनों को देखते हुए आप उनके अंतर को अपने आप ही बता सकते हैं। इस चित्र को बना लें, उसके बाद अगला टॉपिक हमें यही लेना है, जंतु और पादप कोशिका में अंतर। बना लें। थोड़ा सा लिखने का अभ्यास बच्चों थोड़ा तेज गति से रखें। कई बच्चों के फोन यही कहने के लिए आते हैं कि हम पूरा उतार नहीं पाते हैं, इसमें से छूट जाता है। मौका दिया जाता है बच्चों आपको लिख लेने का। जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर। दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। कोशिका का चित्र पूछा जा सकता है आपसे, चाहे वो प्रारूपिक जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, और साथ ही साथ अंतर पूछे जा सकते हैं। जंतु और पादप कोशिका में अंतर लिखिए। जल्दी से बना लें बच्चों। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, बड़ी बड़ी रिक्तिका, किनारे पर केंद्रक, हरित लवक, गाल्जिकाएं, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। अंतर के लिए बच्चों हमने हमेशा आपको यही सुझाया है कि आप जिन दो विषय वस्तु में आपसे अंतर स्थापित करने के लिए कहा जाए, आप बीच में रेखा खींच करके दोनों को व्यवस्थित तरीके से दर्शाएं। यहां हम ले लेंगे क्रम संख्या, यहां हम ले लेंगे अंतर का आधार, किस आधार पर हम अंतर कर रहे हैं। यहां आप ले लीजिए पादप कोशिका, और इस तरफ आ जाएगी हमारी जंतु कोशिका।
स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपका। जंतु और पादप कोशिका में अंतर हम ले रहे थे, क्रम संख्या, अंतर का आधार, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। एक एक करके हम अंतर के आधार की बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं हमारी कोशिका भित्ति। जैसा कि हमने चित्र बनाते समय अभी भी आपको बताया था, कोशिका भित्ति एक ऐसी संरचना है जो हमने जंतु कोशिका का चित्र बनाते समय नहीं बनाई थी। तो बच्चों यहाँ तो ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित दिखाई दी हमें, जबकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव परत के रूप में उपस्थित। तो पहला अंतर हमारा हो गया कोशिका भित्ति के आधार पर। दूसरा आप ले सकते हैं हरित लवक। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित। हरित लवक की उपस्थिति पाई जाती है हमारी पादप कोशिका में, वहीं जंतु कोशिका में इसका कोई काम नहीं है बच्चों, अनुपस्थित। तो दूसरा आधार हो गया हमारा हरित लवक उपस्थित है या नहीं है। तीसरा आधार हमने चित्र में देखा था केंद्रक। पादप कोशिका में किनारे पर, जबकि जंतु कोशिका में मध्य में उपस्थित। चौथा आधार, ये भी आपको चित्र में दिखाई दे रहा था, रिक्तिकाएं, या आपकी किताब में बच्चों जो इसका नाम है, आप कंफ्यूज ना हो, रसधानी। रिक्तिका को आपकी किताब में रसधानी से बताया गया है, अंग्रेजी में वैक्यूल जिसको कहा जाता है। रिक्तिकाएं जो है पादप कोशिका में एक या दो, लेकिन बड़ी बड़ी। वहीं जंतु कोशिका में छोटी छोटी या अनुपस्थित। वहीं पांचवा बिंदु हम आधार के लिए, अंतर के लिए ले सकते हैं तारककाय। जंतु कोशिका का चित्र बनाते समय बच्चों हमने बात की थी कि जंतु कोशिका में जो तारककाय होता है वो गोल्जी काय के आसपास केंद्रक के ऊपर उपस्थित होता है, और इसका काम शुरू होता है जब हमारी कोशिका विभाजित करती है तब। तो तारककाय जो है वो जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में ये अनुपस्थित है।
दो बिंदु और हमें समझ में आते हैं जिनके आधार पर हम हमारी पादप और जंतु कोशिका में अंतर समझा सकते हैं। आगे हम लेने जा रहे हैं उसको। छठा अंतर, गालजिकाएं। गालजिकाएं जो है बच्चों, पादप कोशिका में कम विकसित रहता है, जबकि जंतु कोशिका में ये पूर्ण विकसित व सक्रिय क्रियाशील रहता है। और लास्ट आधार हम ले लेते हैं संचित भोजन। जहां पादप कोशिका में संचित भोजन मंड के रूप में रहता है, यानी स्टार्च के रूप में, वहीं आपकी जंतु कोशिका में यह ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ग्लाइकोजन। तो इस प्रकार बच्चों हम अंतर स्थापित कर सकते हैं हमारी पादप और जंतु कोशिका में। 7 आधार हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। सबसे पहला आपके सामने था कोशिका भित्ति, जहां पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक निर्जीव परत के रूप में ये हमारी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, वहीं जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होती है। दूसरा बिंदु हमने लिया है हरित लवक, जहां प्रकाश संश्लेषी वर्णक पादप कोशिका में उपस्थित होता है, वहीं यह जंतु कोशिका में पूर्णतया अनुपस्थित होता है। तीसरा आधार हमारा रहा केंद्रक, जो कि पादप कोशिका में किनारे पर उपस्थित होता है, वहीं जंतु कोशिका में ये मध्य में पाया जाता है। चौथा आधार है रिक्तिकाएं या रसधानी, जिसे हम कह रहे हैं। 1 या 2 बड़ी बड़ी पादप कोशिका में पाई जाती हैं, जबकि छोटी छोटी या लगभग अनुपस्थित जंतु कोशिका में पाई जाती हैं। 5वां आधार है तारककाय, जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में ये उपस्थित होता है। 6ठा आधार गालजिकाय। गालजिकाय जो है वो कम विकसित रहता है पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर पूर्णतया विकसित और सक्रिय अवस्था में उपस्थित होता है। 7वां आधार है संचित भोजन का, जहां पादप कोशिका में संचित भोजन मंड के रूप में रहता है, वहीं जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन एकत्रित रहता है, संचित रहता है। लिख लें आप। उसके बाद हमें एक प्रारूपिक यूकैरियोट कोशिका में किस प्रकार से घटक उपस्थित होते हैं, इन सबकी विस्तार से चर्चा करनी है। चलें बच्चों आगे। ऊपर के 2-3 अंतर मिटा देती हूँ। धीरे लिखने वाले बच्चे लिख सकते हैं, बाकी नीचे से। एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका के घटक तीन घटक हमें देखने के लिए मिलते हैं।
सबसे पहला कोशिका कला, दूसरा कोशिका द्रव्य, वहीं तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंगक है कोशिका का केंद्रक, पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों विस्तार से हम कोशिका कला की, कैसी इसकी संरचना होती है, कोशिका में क्या इसका काम होता है। कोशिका कला, कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी सजीव आवरण है। यदि इसकी मोटाई देखी जाए कि कितनी मोटी है, ये 75 से लेकर 105 एंगस्ट्रॉम तक इसकी मोटाई होती है। त्रिस्तरीय है बच्चों, ये 3 परतों में बनी हुई होती है, त्रिस्तरीय, तथा प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड से बनी। प्रश्न होता है परीक्षा में हमारा कि कोशिका कला या कोशिका झिल्ली किन पदार्थों से मिलकर के बनी होती है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। 2 अंतर और मिटाए जा रहे हैं। यदि कार्य की बात की जाए बच्चों, कोशिका में इसका आखिर कार्य है क्या, तो हम देखेंगे 4 कार्य हमें दिखाई देते हैं इसके। सबसे पहले, क्योंकि ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है बच्चों, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोशिका को निश्चित आकृति, कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करना जब कोशिका को चारों तरफ से घेरती है बच्चों, तो ये कोशिका को बाह्य वातावरण से पृथक करती है। तीसरा आप देख सकते हैं कि जो जीव द्रव्य है, कोशिका कला के अंदर की तरफ बच्चों जो है आपका केंद्रक और कोशिका द्रव्य तथा उसमें जितने अंगक उपस्थित हैं, सारा पदार्थ मिलकर के जीव द्रव्य कहलाता है। कोशिका कला के अलावा कोशिका के अंदर जितनी भी संरचनाएं हैं, सब मिलकर के जीव द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। तो जीव द्रव्य को सुरक्षा प्रदान करने का काम भी ये करती है, जीव द्रव्य को सुरक्षा देना। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट काम, कोशिका में कौन सा पदार्थ एंट्री लेगा, प्रवेश करेगा, और कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा, इसको देखने का काम भी इसी का ही है। कोशिका में आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करना। और इसीलिए बच्चों इसे एक नाम दिया गया है, इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य भी कहा जाता है। चयनात्मक पारगम्य यानी चयन करके वो
आने जाने देती है पदार्थों को। प्रश्न है परीक्षा का ये बच्चों कि कोशिका कला को, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? तो इसका छोटा सा उत्तर हमें लिखना है, क्योंकि ये कोशिका झिल्ली या कोशिका कला कोशिका में आने और जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है। इतनी बात हो जाती है बच्चों हमारी कोशिका कला की, लेकिन पादप कोशिका में हमने एक और संरचना देखी है कोशिका कला के बाहर की तरफ, वो है हमारी कोशिका भित्ति। आगे हम बात करेंगे कोशिका भित्ति की। कोशिका कला के बाहर उपस्थित नंबर 2 केवल पादप कोशिका में ही उपस्थित निर्जीव परत। कैसी परत है ये? एक निर्जीव परत है। अब जिस प्रकार प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बनी हुई हमारी कोशिका कला होती है, उसी प्रकार आखिर कौन सा पदार्थ ऐसा है जिससे इसका निर्माण होता है? तो कोशिका भित्ति बच्चों नोट कीजिए आप, यहां इसका चौथा पॉइंट लिख रहे हैं हम, सेल्यूलोज। हेमी लगा देंगे इससे पहले, हेमी सेल्यूलोज। दो पी से पदार्थ हैं बच्चों, पी से पैक्टिन और पी से पॉलीसैकेराइड। इन 4 पदार्थों से मिलकर के बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति की बात चल रही है हमारी। कोशिका कला के बाहर उपस्थित केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, निर्जीव परत है तथा 4 पदार्थों से मिलकर के बनी हुई है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और पॉलीसैकेराइड। अब काम क्या है इसका, पौधे में क्या काम करती है ये? ऊपर का थोड़ा सा मिटा रही हूं। कार्य, किसका कार्य है ये? कोशिका भित्ति के कार्य। पादप को निश्चित आकृति तथा अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना। तो बच्चों कोशिका कला हमने एक घटक की बात कर ली है। कोशिका कला जो है सबसे बाहरी सजीव आवरण है, मोटाई इसकी 75 से 105 एंगस्ट्रॉम है, त्रिस्तरीय है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बनी होती है। कार्य जहां हम देख रहे हैं इसके 4 कार्य हमें दिखाई दे रहे हैं। कोशिका को न सिर्फ ये निश्चित आकृति प्रदान करती है, वरन बाह्य वातावरण से उसे पृथक भी करती है, साथ ही साथ सुरक्षा का काम भी करती है, जीव द्रव्य को सुरक्षा देती है और चयनात्मक पारगम्य भी कहलाती है, क्योंकि कोशिका में आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करना इसका प्रमुख काम है। वहीं पादप कोशिका में हमने एक और संरचना देखी थी, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, निर्जीव परत है, कोशिका कला के बाहर की ओर ये उपस्थित होती है। 4 पदार्थों से मिलकर के इसका निर्माण होता है। पदार्थों के नाम हैं सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और पॉलीसैकेराइड। कार्य की बात जहां तक हम कर रहे हैं, जंतु कोशिका में जिस प्रकार कोशिका कला उसे निश्चित आकृति प्रदान करती है, वहीं पादप कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है हमारी कोशिका भित्ति और उसे एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद बच्चों दूसरे घटक की बात हम करेंगे अपनी आगामी क्लास में। आज हम अपनी बात करेंगे तीसरे घटक के साथ, केंद्र।
कोशिका द्रव्य को डिस्कस करने में थोड़ा समय चाहिए हमें, इसलिए आज हम ले लेते हैं इसका दूसरा घटक केंद्रक। एक घटक हमारा कोशिका कला हो गया, दूसरा हो गया केंद्रक। केंद्रक जो है बच्चों महत्वपूर्ण अंगक है कोशिका का। इसकी खोज किसने की? आपको क्या ध्यान है वो नाम जो हमने कोशिका की खोज में बताया था आपको? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने बच्चों कोशिका की खोज की थी। बस रॉबर्ट के आगे आपको हुक हटाकर ब्राउन नाम याद रखना है, जिसने केंद्रक की खोज की है सन 1831 में। खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। संख्या की यदि बात करें सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा, और वहीं दो नाम हम आपको ऐसे बता रहे हैं बच्चों जिसमें केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है। मनुष्य में उपस्थित आरबीसी तथा पादप की चालनी नलिका। मनुष्य में आरबीसी, समय होने वाला है बच्चों पूरा, आप नोट करने का प्रयास करें जल्दी। बात हम कर रहे हैं अब केंद्रक की। महत्वपूर्ण अंगक है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में की गई। यदि हम संख्या की बात करें, सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा भी देखने के लिए मिलते हैं। वहीं मनुष्य में आरबीसी, लाल रुधिर कणिका, आरबीसी का पूरा नाम है रक्त में पाया जाने वाली एक कणिका है बच्चों आरबीसी, उसमें और पौधों में पाई जाती है चालनी नलिका। उन दोनों में केंद्रक नहीं होता, केंद्रक विहीन होती हैं ये। यदि हम स्थिति की बात करें, चित्र से आपको पता ही था, केंद्रक मध्य में उपस्थित किसमें होता है? जंतु कोशिका में। वहीं किनारे पर उपस्थित हमारी पादप कोशिका में। लिख लें बच्चों आगे, इसके आगे हम लिखेंगे तो आप उतार नहीं पाएंगे शायद, इतना आप नोट कर लें। नीचे ये कोशिका भित्ति का कुछ अंश रहा हुआ है, जिन बच्चों का छूट गया वो लिख सकते हैं। कोशिका भित्ति के कार्य ऊपर दिखाई दे रहे होंगे आपको। उसके बाद हमने एक और घटक लिया था कोशिका का, केंद्रक। महत्वपूर्ण अंगक है, खोज किसने की उसका नाम है, संख्या की बात हो गई, और उसके बाद हम स्थिति की बात कर रहे हैं। बात हम अपनी आगे जारी रखेंगे बच्चों। अगली क्लास में केंद्र के कार्य हमारे रहते हैं, और उसके बाद हम एक और घटक कोशिका द्रव्य और उसमें कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं, इससे अपनी अगली कक्षा का लेक्चर शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।